नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं आपके साथ अंजीत। होली का त्योहार गया और गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मी आते ही देश के कई हिस्सों में लोग पानी को तरस जाते हैं। पीने के पानी की खास तौर से कमी हो जाती है। बड़े शहरों में जब नल सूख जाते हैं तो सरकारी या प्राइवेट टैंकरों से लोगों की प्यास बुझती है। दूसरी तरफ लोग पानी का खुलेआम बर्बाद भी उसे करते हैं जो पानी किसी के पीने के काम आ सकता है। उसे लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं और लॉन पर छिड़कते हैं। वैसे भी पानी की हर जगह कमी है। जिन नदियों से कभी हमें पानी मिलता था उन्हें हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि उसे मुंह लगाना भी अपनी जान जोखिम में डालना है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जिस बारे में बहुत पहले सख्त फैसले हो जाने चाहिए थे वो अभी तक अटके पड़े हैं। राजस्थान विधानसभा में ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल 2024 पर आज बहस हुई, जिसके बाद इसे एक बार फिर सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है। पिछले साल अगस्त में भी यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था और उसने हाल ही में जरूरी संशोधनों के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। विधेयक में ग्राउंड वाटर के अवैध दोहन पर सख्त प्रावधान लगाए गए हैं, जिनमें बिना इजाजत जमीन के नीचे के पानी के इस्तेमाल पर 6 महीने तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बहस के दौरान विपक्ष के नेताओं ने कहा कि जिस तरह का कानून आ रहा है उसकी निगरानी के लिए सरकारी जल के कनेक्शनों के मीटर ही नहीं लगे हैं तो कानून का पालन कैसे होगा। देखना है कि अब यह बिल कानून कब बन पाता है। जयपुर से सुशांत पारिक पूरा मामला समझा रहे हैं। साल जुलाई में इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखा गया था, लेकिन इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया और आज एक बार फिर से सिलेक्ट कमेटी के सुझावों के साथ सदन में इसे चर्चा के लिए रखा गया। लेकिन सरकार ने फिर से यू टर्न ले लिया है और इसे फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। इस बिल पर सदन में आज जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के विधायकों ने राजस्थान सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजस्थान में अगर पानी पर पहरा होगा तो फिर सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। सरकार इस बिल के जरिए बड़े फाइन और जेल जैसी सजा का प्रावधान लेकर आ रही है, लेकिन ट्यूबवेल और दूसरे पानी के उपभोग पर जब शुल्क लगाने का फैसला किया गया है तो बिना मीटर के वो काउंटिंग कैसे किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रावधान इस बिल में शामिल हैं जो बिना संसाधनों के राजस्थान में लागू नहीं हो सकते। और सरकार को भी कहीं ना कहीं लगा कि अभी सिलेक्ट कमेटी के सुझावों और संशोधनों के बाद भी ये बिल अधूरा है। इस बिल के जरिए राजस्थान में भूजल के स्तर को ऊंचा बढ़ाने, पानी की चोरी और बोरिंग जैसे जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस थानों के साथ मिली भगत करके या पंचायत स्तर पर अवैध रूप से बोरिंग खोले जा रहे हैं या फिर पानी कंज्यूमिंग वाली जो इंडस्ट्री है वो पानी का दोहन कर रही है, उन पर लगाम लगाने की मंशा थी। लेकिन सरकार ने ये समझा कि अभी शायद बिल अधूरा है और विपक्ष के सुझावों को सरकार ने माना और इस बिल को एक बार फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। अब माना जा सकता है कि करीब 6 महीने इस बिल पर फिर से लंबा मंथन किया जाएगा और कुछ जो प्रावधान शायद आज के वक्त में जिन्हें राजस्थान में लागू करना संभव नहीं है उनमें कुछ बदलाव किए जाएं और कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ अगले सत्र में इसे फिर से विधानसभा में रखा जाए। आगे का सवाल है कि इस तरह के कानून कितने जरूरी हैं। दरअसल राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, इसलिए यह पानी की कमी वाला राज्य है और यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। पानी का संकट यहां दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के कुल 302 ब्लॉक में से 216 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आते हैं, यानी जहां की जमीन से पानी हद से ज्यादा निकाला जा चुका है। अभी जब यह हाल है तो गर्मी बढ़ने से आइंदा हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। इससे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में परेशानी और बढ़ेगी। पीने के पानी के लिए बोरिंग ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पानी बहुत नीचे जा चुका है। इसी कारण कुएं खोदना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पानी के लिए भूजल निकासी पर शुल्क लगाने की योजना है। जमीन के नीचे का पानी क्यों और किस रफ्तार से कम हो रहा है, इसका अंदाजा
उन आंकड़ों को देखकर लग जाता है जिनमें पता चलता है कि हर साल कितना भूजल निकाला जाता है और बारिश के जरिए वो कितना वापस मिट्टी में जाता है, यानी रिचार्ज होता है। ये भी समझाते हैं आपको। राजस्थान में 2017 में 16.77 बिलियन क्यूसेक मीटर भूजल निकाला गया, जबकि सिर्फ 13.21 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी रिचार्ज हुआ। फिर 2020 में आइए, 16.63 बिलियन क्यूसेक मीटर भूजल निकाला गया और 12.24 बिलियन क्यूसेक पानी जमीन में भरा गया। जबकि 2023 में 16.34 बिलियन क्यूसेक मीटर जल का दोहन हुआ और केवल 12.45 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी रिचार्ज हो पाया, यानी लगभग आधा। यह बताता है कि पानी का दोहन ज्यादा हुआ और रिचार्ज बहुत कम हुआ। साफ है कि जमीन के नीचे पानी सूखता चला जा रहा है, पहुंच से दूर होता चला जा रहा है, लोगों की प्यास बढ़ती जा रही है। और यह हाल अकेले राजस्थान का नहीं है। राजस्थान और उत्तर भारत के ही शहरों का नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भी पानी की बेहद किल्लत रही है। पिछले साल तो बेंगलुरु शहर, जो भारतीय आईटी का गढ़ माना जाता है, वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया था। वैसे हालात दोबारा न हो, इसलिए इस बार सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो कोई भी पीने के पानी को बर्बाद करता हुआ, जैसे गाड़ी धोता हुआ या लॉन में पानी डालता हुआ पाया जाएगा, तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन शायद कर्नाटक सरकार को भी लगता है कि यह काम अकेले इंसानों के बस का नहीं है, इसीलिए ऊपर वाले को भी याद किया जा रहा है। बता रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। बेंगलुरु शहर के साथ साथ राज्य के किसी भी हिस्से में पानी की कमी इस साल न हो, इसलिए कर्नाटक सरकार एक विशेष कावेरी आरती करवाने जा रही है 21 तारीख को। यह सैंके टैंक का इलाका है, शहर के सबसे साफ सुथरे तालाबों में से एक, और यहीं पर यह भव्य आयोजन, कैमरा पर्सन कुमार जब बाईं तरफ कैमरे को पैन करेंगे तो देखिए यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ पर विशेष तौर पर वाराणसी से पंडितों को बुलाया गया है पूजा के लिए, और साथ ही साथ स्थानीय पंडित भी इसमें शामिल होंगे। यानी इस बार कर्नाटक सरकार भगवान और विज्ञान दोनों का सहारा ले रही है, ताकि पानी की किल्लत न हो। जिस तरह के हालात पिछले बार यहाँ हो गए थे पैदा, उस तरह के हालात यहाँ के लोगों को दोबारा देखने को न मिले। इसके साथ साथ सरकार ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि कोई भी पानी का बेजा इस्तेमाल, यानी पीने के पानी का बेजा इस्तेमाल करता हुआ अगर पाया गया, पकड़ा गया, तो 5,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगेगा। यानी पीने के पानी का इस्तेमाल कार धोने में, गार्डनिंग में या साफ सफाई में नहीं किया जा सकता है। और BWSSB ने तकरीबन 6 लाख रुपए का अब तक जुर्माना वसूल किया है। साथ ही साथ मंडिया से बेंगलुरु शहर तक पानी लाने का जो कावेरी का जो पाइप है, उसमें कई जगह लीकेज था, उसको ठीक किया जा रहा है और तकरीबन इस प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अवेयरनेस के लिए कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं पूरे शहर में, पूरे राज्य में, ताकि लोग पानी के बेजा इस्तेमाल से बचें। क्योंकि सरकार को पता है कि पिछले साल जिस तरह के यहाँ हालात पैदा हो गए थे कि जो पानी का टैंकर 500 से 700 रुपये में मिलता था, वो यहाँ 3-3 हज़ार रुपये में लोग लेने के लिए मजबूर थे। तो ऐसे हालात यहाँ दोबारा पैदा ना हो, इसलिए इस विशेष कावेरी आरती के साथ साथ दूसरे कदम सरकार ने उठाए हैं। देखिए, कहने को तो पानी बचाने की कोशिशें सरकारें कर रही हैं, लेकिन क्या जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो काफी हैं, या हमें अपनी नीतियों में ही मूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है? पर्यावरणविद मानते हैं कि हमें जल को नीतियों में प्राथमिकता देनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पानी हमारे बीच में से जा रहा है, उसका बड़ा कारण क्या है? प्रकृति ने तो सारे रास्ते खोले थे। नदियों से पानी दिया था, तालाब से पानी दिया था, अंडरग्राउंड पानी दिया था, हिमखंड दिए थे। हमने एक-एक करके कुछ नहीं छोड़ा। तो अब सवाल यही होता होता है कि अगर सरकारों को कुछ सोच समझ बनानी है, तो उनका सबसे बड़ा महत्व और फोकस इस बात के लिए होना चाहिए कि वो जो पानी प्रकृति ने आसमान से बारिश के रूप में दिया, हम तो बड़े भाग्यशाली देशों में से एक है। लेकिन क्योंकि अव्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन का अभाव है,
पानी को रोकना ही, और प्रकृति ने हम सबके लिए रोका था। नदियों से, हिमखंड से, तमाम तरह को पानी को धीरे-धीरे हमें अवेलेबल कराया था। एक ही तरीका है कि अब शायद सरकारों को और जितने भी राज्य हैं, पानी को केंद्र में रखते हुए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वायु के बाद अंश मानते हुए पानी को जोड़ने के काम करने चाहिए और प्रकृति के उस विज्ञान को समझना चाहिए जिसको हमने अभी छुआ भी नहीं है, ना हमारी समझ से बाहर है। एक फेलिक्स केमिस्ट होते थे, उन्होंने कहा था दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन पानी के बारे में हमारी समझ सबसे कम है और वो दिखाई दे रहा है। कितनी अजीब बात है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है समुद्रों में पानी, सबसे ज्यादा शरीर में पानी, आसमान में पानी, और पानी नहीं है। पानी पीने को हो गया और यही हालात रही। तो अपने देश में तो बहुत बड़ा संकट आना ही, हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, गर्मी पड़ती है और जिस तरह से हमारा पानी के प्रबंधन है, ये तो हमें बड़ा संकट देने वाला। तो सरकारों को चाहिए और हर व्यक्ति को भी चाहिए। ये पानी कोई सरकार नहीं पीती अकेले, हम सब पीते हैं और पानी के कुप्रबंधन के लिए हमारी भी उतनी बड़ी भागीदारी है जितना हम सरकारों को कोसते हैं। सरकार कोई बाहर से बन के थोड़ी ना आती है, हमारी बनती है। हमने पानी पर कभी चुनाव नहीं लड़े, हवा पे नहीं लड़े, जंगल पे नहीं लड़े, तो पानी के कुप्रबंधन के लिए हम भी बराबर के दोषी हैं। तो इसलिए शायद अब एक ही बार रास्ता दिखाई देता है, वो ये है कि जो जहां पे है, जहां उसका घर है, जहां शहर है, जहां गांव है, पानी को रोके, उसे जाने न दे। सरकारें भी ये बात मानती हैं कि देश में जल का संकट बहुत गंभीर है। नीति आयोग ने 2019 में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें कही गईं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 60 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। दुनिया में जिन देशों के पानी की जांच हुई, उस जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122वें में से 120वें नंबर पर रहा। यानी यहां साफ पानी मिलना मुश्किल है। दुनिया की कुल आबादी में भारतीय आबादी का हिस्सा 18% है, जबकि दुनिया के कुल मीठे पानी में भारत का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 4% है। इससे खुद ही आप अंदाजा लगाइए कि भारत में पीने के पानी की कितनी कमी है। यह संकट गर्मियों में और बढ़ जाता है, उत्तर भारत में खासकर, जहां जलाशयों में पानी की कमी है और जब तक मानसून की बारिश फिर से इन्हें नहीं भर देती, तब तक संकट और गहराता हुआ चला जाएगा। सेंट्रल वाटर कमीशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 13 मार्च तक देश के 155 बड़े जलाशयों में जो वाटर स्टोरेज लेवल था वो 47% रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 19% ज्यादा है। और औसतन इन बड़े जलाशयों में 13 मार्च तक जितना पानी पिछले कुछ साल में रिकॉर्ड किया गया है, उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस साल 16% ज्यादा पानी है। लेकिन चिंता उत्तरी भारत के राज्यों को लेकर है, विशेषकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जहां पर 11 बड़े जलाशयों की मॉनिटरिंग सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। इन जलाशयों में 13 मार्च तक जो वाटर स्टोरेज लेवल था वो 27% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पिछले साल 13 मार्च को वाटर स्टोरेज लेवल 35% रिकॉर्ड किया गया था। और औसतन भी इस साल उत्तरी भारत के जलाशयों में पानी जो है वो कम है। साथ ही जो पूर्वी भारत के जो बड़े जलाशय हैं, 25 बड़े जलाशय हैं, जिसमें असम, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो जलाशय हैं, वहाँ पर जो वाटर स्टोरेज लेवल है वो 46% रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले साल 13 मार्च को यहाँ पर 51% के आसपास वाटर स्टोरेज लेवल रिकॉर्ड किया गया था। यानी कुछ कमी पूर्वी भारत के राज्यों के जलाशयों में भी रिकॉर्ड की गई है। महत्वपूर्ण ये है कि मध्य भारत में, पश्चिम भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों में जो बड़े जलाशय हैं उनमें औसत से ज़्यादा पानी 13 मार्च तक रिकॉर्ड किया गया है। मॉनसून भारत में 1 जून के आसपास पहुंचता है और मॉनसून को पूरा भारत कवर करने में कई हफ्ते लगते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और जलाशयों में पानी का स्तर घटना शुरू होगा, सरकार को विशेषकर उत्तरी भारत के राज्यों में जो 11 बड़े जलाशय हैं वहां पर जल स्तर पर कड़ी नजर रखनी होगी। पानी का संकट किसी एक वजह से होता तो उसका हल ढूंढना आसान था, लेकिन इस लड़ाई में कई मोर्चे खुले हैं, इसलिए जंग भी मुश्किल है। प्रदूषित नदियां, हमारी नदियां, अब नदियां कम और प्रदूषित नाले ज्यादा हो गए हैं, जिनमें फैक्ट्रियां जहरीले रसायन उगलती हैं और हमारे घरों का कचरा उनमें उड़ेला जाता है। गायब होते तालाब, गांव, कस्बों और शहरों के पोखर तालाबों को पाटकर वहां पर इमारतें बना दी गई हैं। जलवायु परिवर्तन ने मौसमों के समय को बिगाड़ दिया है, जिससे पानी का संकट बढ़ गया है।
घटता भूजल, जमीन से अनियंत्रित पानी निकालने के कारण भूजल का स्तर घटता चला जा रहा है, जिससे पानी की किल्लत और बढ़ रही है। कृषि पर असर है, खेती का सारा दारोमदार सिंचाई पर है, इसलिए पानी के संकट का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ता है। बिगड़ता स्वास्थ्य, भारत पानी गुणवत्ता सूचकांक में नीचे से तीसरे नंबर पर है, यानी यहां के पानी की गिनती दुनिया के सबसे खराब देशों में होती है। जाहिर है, खराब पानी का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। और आखिर में आर्थिक नुकसान, कृषि में नुकसान हो या सेहत पर असर पड़े, फिर कारखानों में पानी की कमी हो, इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और उससे पूरे देश को नुकसान होता है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए हम और आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? जानकार मानते हैं कि अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है, हर व्यक्ति, हर घर, चाहे वो शहर के हो चाहे गांव के हो, अब उसका एक ही दायित्व और बड़ा बनता है कि गिरते हुए पानी को, जो बारिश के रूप में हमारे बीच है, जिसे प्रकृति ने अपने रास्ते बनाए थे, वो भी अपने हर घर के लिए एक रास्ता होना चाहिए। आप रूफटॉप हार्वेस्टिंग करिए, वनों में गड्ढे खोदिए, और जो पानी गिरे वो तुरंत बह के ना जाए। नमी की नमी बनेगी, जंगल भी पनपेंगे और पानी उस मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पानी चाहिए तो जोड़ना भी पड़ेगा। और अब ये दावा, चाहे दिल्ली के शहर हो, दिल्ली के मकान हो या गांव के, पानी को जमीन के अंदर या किसी भी रूप में हार्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब तक ये सब लोग नहीं करेंगे, पानी हमारे साथ वापिस नहीं आएगा, क्योंकि कोई प्रबंधन नहीं बचा सिवाय प्रकृति के, विज्ञान के समझ के आधार पर हर व्यक्ति को प्रबंधन करना चाहिए। और खड्डा खोदो, सच्चे वाला नारा है कि गड्ढा खोदो और पानी को रोको और पानी को नीचे जमीन के भीतर डालो, वही नदी में निकलेगा, वही धारों में निकलेगा, वही भूमिगत भी बन जाएगा। तालाबों, झरनों, नदियों में बहता निर्मल उज्जवल जल, जो कभी हर किसी को आसानी से और मुफ्त में मिला करता था, आज नौबत ये आ गई है कि उसी के लिए लोग और राज्य के एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हैं और उसकी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी जिसका कभी मोल नहीं लगा और जिसकी शायद हमने और आपने उतनी कद्र नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अगर हालात बदलने हैं, संभलना है, तो अभी तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। आइए अपने स्तर पर कोशिश करें, पानी बचाएं और अपनी सरकारों पर दबाव डालकर ऐसे कानून लाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्यासा न रहना पड़े। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में यानी तय की बात में आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।